एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें जो 7th पार्ट है हमारे सीरीज़ का वो देखेंगे। इसमें देखो, हम लोगों ने पिछले पार्ट में ये डिस्कस किया था कि क्या क्या सोर्सेस होते हैं जब भी हम हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। तो कौन कौन से सोर्सेस होते हैं जिनकी हेल्प से हमको पता चलता है। हमने दो सोर्सेस की बात की थी, एक होता है लिटरेचर, दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेचर की बात हम कर चुके थे, हमने पुराण की बात कर ली थी, हमने लैंग्वेजेस की बात कर ली थी। ठीक है, तो लिटरेचर हमारा ख़त्म हो गया था। इसमें सिर्फ हम आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता करेंगे। आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मतलब क्या होता है? देखो, लिटरेचर मतलब जो भी लिखा पढ़ा मिल जाए हमको पेपर्स में। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल मतलब पत्थर, कॉइन्स, ऐसी चीज़ें जो सॉलिड हों। ठीक है, इनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्टिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द रीजन। मतलब अगर हमको किसी भी जगह की, देखो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हम हिस्ट्री खुद से बनाते हैं, जो हमको सोर्स मिलते हैं उनके हिसाब से। तो ये हिस्ट्री बनाने के लिए हम लोग को ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हम जो आर्कियोलॉजिकल हमको सोर्सेज मिले हैं वो नियरली 2 centuries पहले के मिले हैं। मतलब 200 साल पहले के हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं। अब देखो, 1900 से तुम लगा लो, 1900 से हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलने लगे थे। तो 1700 इस अराउंड के हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो पहले मिले थे। ठीक है, उसके बाद द आर्कियोलॉजिकल सोर्स इन्हेंस आर नॉलेज अबाउट आवर पास्ट एंड प्रोवाइड्स द इम्पॉर्टेंट मटेरियल विच कुड नॉट हैव बीन ऑब्टेन्ड अदरवाइज। ऑब्वियसली बात है कि मतलब हमको लिटरेचर से कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको कॉइन से ही पता चलती हैं, है ना। वो सब चीज़ें हमको नहीं पता चलती अगर हमको ये सोर्सेज ना मिले होते। ठीक है, 1920 तक हमको क्या लगता था, 1920 तक हमको इस चीज़ का भरोसा था कि जो हमारा सिविलाइजेशन है वो सिक्स्थ BC से शुरू हुआ है। ठीक है, 6th BC के पहले हमारा सिविलाइजेशन नहीं था, ऐसा हमको लगता है। पर जब हड़प्पन सभ्यता, मोहनजोदारो, कालीबंगा ये सब जो एक्सकेवेशंस हमको मिले, ये हमको मिले ये प्रूव करते हैं कि हम लोग 500 BC के पहले भी हुआ करते थे। ठीक है, इससे तुमको क्या समझ में आता है? इससे तुमको ये समझ में आता है कि हम लोगों को, जब देखो हम जितना डिग कर सकते हैं, हमको जितना अपने हिस्ट्री के बारे में पता है, अब जैसे सिर्फ तुमको 5000 BC तक का पता है तो तुमको है कि 5000 BC पहले हमारी स्टार्टिंग हुई। पर क्या पता अगर हम और ज़्यादा डिग करते जाएं और ज़्यादा ढूंढते जाएं तो हमको पता चले कि उसके पहले भी सिविलाइजेशन हमारा होता था। ठीक है, तो हमको बहुत दिन तक ये लगता रहा कि हमारा सिविलाइजेशन 600 BC तक है, पर हमको हड़प्पन सभ्यता मिली, उससे हमको समझ में आया नहीं, ये और भी पहले का है, 500 BC तक के अराउंड का है। ठीक है, अब देखो, जो एक्सकेवेशन में चीज़ें मिली हैं वो दिखाती हैं कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी थी वो अराउंड बिलियन ईयर अगो थी, 2 बिलियन ईयर अगो से शुरू है ना। 2 मिलियन साल पहले से हमको जो ये सामान मिले हैं, इनसे ये समझ में आता है कि भारत में जो सभ्यता थी, इंसानी सभ्यता, है ना, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था, वो 2 मिलियन ईयर अगो से था। ठीक है, जो एपिग्राफ होते हैं और न्यूमिस्टिक, एपिग्राफ का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई करना। न्यूमिस्टिक का मतलब क्या होता है? कॉइन्स, मेटल्स और पेपर मनी, इन सब की चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोर्स, मतलब ये दोनों जो मेन सोर्सेस हैं, ये मेन सोर्सेस माने जाते हैं आर्कियोलॉजी की। और एपिग्राफ और क्या, न्यूमिस्टिक। एपिग्राफ क्या होता है? जब हम इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूमिस्टिक क्या होता है? जब हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉइन्स, पेपर, इन सब के बारे में। कॉइन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वह हमको इंडो ग्रीक, शाखा, पार्थियन और कुनिष्का किंग के बारे में बताता है। ठीक है, हमको अशोका के, समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमको सोशल और पॉलिटिकल जो बातें हैं वो बताते हैं। इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर राजा करवाया करते थे। हम लोगों ने पिछले बार में पढ़ा था, जो 6th पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि जो लिटरेचर्स होते थे उसमें ज़्यादातर क्या होता था, उसमें ज़्यादातर हम लोग देखते थे ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में। हम ज़्यादातर पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में, वैदिक एरा में नहीं जानते थे, क्योंकि वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। पर जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो किंग करवाता था। अगर राजा ही इंस्क्रिप्शन करवाएगा तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, वो पॉलिटिकल हुआ करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल मैसेज हमको मिलता है कहाँ से? इंस्क्रिप्शन से।
ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमको धर्म के बारे में बताते हैं। कौन किसके धर्म के बारे में? अशोका के धर्म के बारे में। अगर क्लास सिक्स आपको याद हो तो उसमें अशोका धम्मा बोला गया था, धर्म नहीं बोला गया था। क्यों? हर लैंग्वेज में उसकी जो धर्म है वो अलग अलग तरीक़ों से बोला जाता है। इंग्लिश में रिलीजन बोला जाता है, हिंदी में धर्म बोला जाता है ना? तो लैंग्वेज के बेसिस में डिफरेंशिएट करता है। तो अशोका धम्मा जो वर्ड है वही उसी का मतलब है अशोका धर्मा। ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मॉन्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है? बिल्डिंग्स मान लो। ठीक है। तो क्या हुआ, पहले तो लोग क्या करते थे, पहले लोग कॉइन्स बनवाते थे, ये सब चीज़ें करते थे, इंस्क्रिप्शन बनवाते थे। धीरे धीरे लोगों ने मंदिर बनवाने शुरू कर दिए, और वो मंदिर जिस तरीके से बना है उन सब के बेसिस में हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते गए। ये गुप्ता पीरियड से शुरू हुआ था। ठीक है। गुप्ता पीरियड में लार्ज केव्स बनाई गई, बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं बनाई गई, और इन गुफाओं की खासियत ये थी कि इनको बाहर से बनाया गया। जैसे मान लो ये पहाड़ है, यहाँ से खोद खोद कर एक गुफा बना दी गई, और ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता था। ठीक है। कौन कौन से मिला है? कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अगर आपको खुद इमेजिन करना पड़े कि उसमें एक पहाड़ काट के बनाया गया है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर एलोरा है, रत्ना है। ठीक है। महाबलीपुरम में जो रॉक केव्स हैं वो बाहर से बनाई गई हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सकेवेशन ऑफ सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा प्रूव द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन विच इज़ मोर देन 2000 ईयर्स अगो। हाँ, ये तो हमने पढ़ ही चुका है कि जब हमको, अब देखो आर्किटेक्चर की बात करोगे तो हड़प्पन सभ्यता का आर्किटेक्चर कैसे भूल सकते हो तुम, है ना? एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि जब रेलवेज बन रहे थे तो जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने डिग करना शुरू किया, खोदना शुरू किया, तो उनको ये हड़प्पा सभ्यता के पत्थर मिल रहे थे, ईंट मिल रहे थे। तो जो ब्रिटेन के लोग थे उनको लगा कि ये किसी राजा का महल रहा होगा जो दब गया होगा। उन्होंने कोई सर्च ही नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे उसके ईंट निकाल निकाल के रेलवे स्टेशन में लगा दिए, है ना? हो सकता है अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल जाती हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल साइट्स कौन कौन सी? कालीबंगा, लोथल, धौलागिरी, राखीगिरी आर द कॉन्टेम्पररी ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़ोगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। इनमें से जो धौलागिरी है, यहाँ पे बहुत बड़ा वो पोर्ट पाया जाता था, है ना? इन सब चीज़ों को याद रखना। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर द एरिया ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश इन इंडिया। इंडिया की ये जो स्टेट्स हैं इनको कवर करता था। अब डार्क एज क्या होती है? डार्क एज का क्या मतलब है? डार्क एज का मतलब ये है जैसे हमको इंडिया के पास्ट के बारे में बहुत चीज़ें पता चली, पर एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा है जब हमको इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता। वो टाइम कौन सा है? 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ये बीच का जो टाइम है 600 बीसी से 1500 बीसी, यहाँ के बारे में हमको कुछ नहीं पता कि उस टाइम पे इंडिया पे क्या हुआ। ना हमको उसके सिविलाइजेशन के कोई ट्रेसेस मिले, ना हमको लिटरेचर के कोई ट्रेसेस मिले। तो जब हमको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो हम क्या कह देते हैं? वो चीज़ अंधेरे में है। ठीक है। और अगर वो चीज़ अंधेरे में है मतलब कहाँ है? डार्क में, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? डार्क फेस। ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको क्या क्या मिला है? ब्लैक एंड रेड वेयर। जो मेटल्स बनाए जाते थे या कुछ भी बनाया जाता था वो जनरली ब्लैक और रेड कलर का होता था। पेंटेड ग्रे वेयर्स। ठीक है। मलवा जोरा कल्चर हैड लिफ्टेड द क्रोनोलॉजिकल गैप्स एज वेल एज द कवर्ड द जियोलॉजिकल एक्सटेंशन। ठीक है। ये देखो, ये एक ग्रे वेयर है जिसको पेंट करके आपको दिखाया गया कैसा था। ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो आपको क्या क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप एंड गोट जो है वो स्टार्ट हो गया था 800 ईयर्स अगो, और जो आयरन मेटल है वो आया था 1600 बीसी में। ठीक है। तो देखो, जब हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में स्टोन एज आता है, उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आपको वीट कहाँ मिला है, आपको ज्वार कहाँ मिला है, आप फर्स्ट टाइम जो गोट और शीप की जो बॉडीज़ हैं वो कहाँ मिली हैं। ठीक है।
तो इसलिए ये डेट्स याद रखना। ट्रेडिशनल रॉक पेंटिंग हमको मिली है जो हमको प्रूव करती है कि 12,000 साल पहले की है वो रॉक पेंटिंग। जो टूल्स एंड रिमेनिंग फाउंड इन कश्मीर और नर्मदा वैली शोज दैट ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्टेड इन सब कॉन्टिनेंट अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। मतलब जो हमको टूल्स मिले हैं, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, पत्थर से टूल बनाते थे, है ना। तो जो हमको टूल्स मिले हैं उनसे हमको पता चलता है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो 2 मिलियन ईयर अगो आया था। 2-3 चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलता है कि जो आपका ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो 2 मिलियन ईयर अगो का था। अब देखो, जब इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये बहुत रिलायबल सोर्सेज हैं। लिटरेचर उतने रिलायबल नहीं है। लिटरेचर उतने रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, हमने कल भी ये चीज़ बोली थी कि लिटरेचर को रखना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। तो एक इंसान ने अपना कुछ कहानी लिखी, फिर उसकी कॉपी दूसरे इंसान ने की, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। जो ओरिजिनल थी वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, बहुत जल्दी नहीं पर वो ख़राब हो जाती थी, और उसकी जो कॉपीज़ थी वो बचती थी। हमारे पास जनरली कॉपीज़ बचती थी। दिक्कत ये है कि वो जो कॉपीज़ बचती थी उसमें चेंजेस हो जाते थे। जैसे मैंने कुछ बात कही, मेरी दोस्त ने वही बात तुमको बताई, पर क्या हो जाएगा, मेरे वर्ड्स बदल जाएंगे, मेरा वे ऑफ जो बताने का तरीका है वो बदल जाएगा, है ना। और धीरे धीरे वो बदलते बदलते कुछ और ही बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए लिटरेचर हमारे उतने अच्छे सोर्सेस नहीं माने गए हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है, जैसे मैंने अपने दोस्त को कुछ बताया, ठीक है। अब मेरी दोस्त ने क्या किया, उसको मिर्ची मसाला लगा के और तुमको बता दिया, तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला कुछ और था, बात ही कुछ और हो गई, उसने जानबूझ के चेंज कर दी। तो कभी कभी क्या होता था, लोग ऐसे अननोइंगली चेंज हो जाती थी। कभी कभी किसी कारण से लोग खुद ही चेंज कर देते थे। इसलिए जो लिटरेचर है वो हमारा रिलायबल सोर्स नहीं है, उस पर तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। पर जो तुम्हारे इंस्क्रिप्शन हैं वो बहुत रिलायबल हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर में खोद के अगर पहली बार लिखा गया है ना, तो उसमें ज़्यादातर ऐसी पत्थर का जो साइज़ होता था वो इतना ही होता था जितने में इंस्क्रिप्शन पूरा आ जाए, ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ते थे। तो जब स्पेस ही नहीं है तो लोग लिखेंगे कहाँ? दूसरी चीज़, ऐसा भी नहीं है कि उसको बार बार लिखना पड़ रहा है तो चेंजेस हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता था। और अगर कोई बाद में चेंजेस करता भी था तो उसको पता किया जा सकता है कि ये जो बाद में इंस्क्रिप्शन के बाद में जो ये लाइन है ये बाद में लिखी गई है। तो इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, रिलायबल सोर्सेस मानते हैं, ठीक है। हमको ये लगता है कि ये चेंज नहीं हो सकते, और ये मैन्युस्क्रिप्ट वाली बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत सारी तरीके की थी, है ना। ऐसा नहीं था कि हर बार हिंदी ही लिखी हुई है या हर बार हर जगह संस्कृत ही लिखी हुई है। हम लोगों ने लिटरेचर में भी पढ़ा कि वैदिक होती थी, संस्कृत होती थी, पाली होती थी, प्राकृतिक होती थी, 4 लैंग्वेज होती थी। इंस्क्रिप्शन के भी टाइम पे बहुत सारी लैंग्वेज हुई। जैसे हड़प्पन में जो हमको लैंग्वेज मिली है, उसके जो सील हुआ करते थे, सील क्या होता था, ऐसे रेक्टेंगल होते थे, ठीक है। जो हमको वहाँ की जो सील्स में लिखा हुआ मिला है उसको हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे, अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन करवाए थे, है ना, वो अर्लीस्ट माने जाते हैं। मतलब माना जाता है कि जो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन करवाने का ट्रेंड आया वो अशोका लेके आया, ठीक है। तो अशोका ने इंस्क्रिप्शन का ट्रेंड स्टार्ट करवाया, और ये 4 स्क्रिप्ट में लिखा मिला है। क्यों? क्योंकि अशोका का साम्राज्य बहुत बड़ा था। पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, इंडिया में, ऐसे बहुत ज़्यादा जगह पे क्या था, फैला हुआ था। इसलिए उन्होंने जो उनका जो इंस्क्रिप्शन था वो 4 भाषाओं में था, ठीक है। एक करौस्तिक ही है, ये पाकिस्तान के रीजन में मिला है, ठीक है। और इसमें जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, जो वर्णमाला यूज़ की है, अल्फ़ाबेट्स एज एन, जैसे कि क ख ग घ, ये किस में आता है, देवनागरी में आता है। जो पंजाबी लैंग्वेज हम लिखते हैं वो किस में आता है, वो गुरुमुखी में आता है ना। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, क ख ग, ये जो अल्फ़ाबेट्स इसमें यूज़ किए गए हैं, जो पाकिस्तान में हमको इंस्क्रिप्शन मिला है, वो एक्चुअली में क्या है, इंडियन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं। जो ब्राह्मी हैं वो हमको मिली है बहुत सारी जगह पे। ब्राह्मी लैंग्वेज जो है वो मिली है हमको कहाँ, काशी इन द नॉर्थ एंड उत्तरांचल एट द मैसूर, ठीक है। इन द उत्तरांचल अप टू द मैसूर इन साउथ। तो नॉर्थ से साउथ तक जो है आपको इंस्क्रिप्शन मिला है, वो कौन सी लैंग्वेज में मिला है, ब्राह्मी। आप इसमें देख सकते हो ये खौस्तकी है, मतलब ये वो वाली है जो पाकिस्तान में मिली है, ठीक है। फिर जो डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट हमने पढ़ा कि कैसे कैसे स्क्रिप्ट में चेंजेस आते गए।
पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर वैदिक संस्कृत चेंज हो गया संस्कृत बनी, फिर वो संस्कृत चेंज होकर सिंपलर संस्कृत बनी, उससे चेंज होकर हम हिंदी ये अवधी भाषा आप बोल सकते हो, पाली बनी, प्राकृति बनी। फिर उसके बाद ये जो यूपी में बुंदेलखंडी, बघेलखंडी ऐसी भाषाएं बनी होंगी, फिर हिंदी आई होगी। तो सॉरी, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट में बदलाव आना। ठीक है, ये जो एपिग्राफ हैं ये स्टडी किए गए 18th सेंचुरी में। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी वो अशोका के बाद बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने कंटिन्यू किया। जैसे मान लो कि हमारे पापा मम्मी हिंदी बोलते थे, हम हिंदी बोल रहे हैं, है ना। उनके भी पापा मम्मी, देखो हमारे दादाजी हिंदी बोलते थे, फिर उनके बच्चे जो है मेरे मम्मी पापा वो हिंदी बोलते हैं, उनके बच्चे हम हैं तो हम भी हिंदी बोलते हैं। ऐसे ही अशोका ने जब ब्राह्मी को सिलेक्ट किया तो बहुत सारे जो रूलर्स थे, वो क्या कर रहे थे? ब्राह्मी को ही कंटिन्यू कर रहे थे। ब्राह्मी स्क्रिप्ट मॉडिफाई होती गई धीरे धीरे, ठीक है, और इसने एक नई जो स्क्रिप्ट है उसका डेवलपमेंट किया। और वो जो स्क्रिप्ट है वो यूज़ की जाती है तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, मलयालम में, और नगरी में, गुजराती, बंगाली, इन सब में यूज़ होती है वही स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही। ठीक है, वो धीरे धीरे चेंज हुई और इन सब फॉर्म्स को उसने इवॉल्व किया। अब क्या होता है, जैसे हमको कोई संस्कृत में बोलता है कोई वर्ड चीज़, जैसे त्वम, ठीक है, त्वम का मतलब क्या होता है? तुम। तो अगर हमको संस्कृत का कोई भी नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर कोई तुमसे त्वम बोलेगा तो तुम सोच सकते हो कि शायद ये तुम बोलना चाह रहा हो, है ना। क्यों? क्योंकि रिलेटेड है। इसी तरह क्या हुआ, जब ब्राह्मी के हमारे पास जो लिविंग चीज़ें बची हुई हैं जैसे कि तेलुगु, तमिल, तो इससे हमको रिलेट करना आसान हो गया कि ब्राह्मी में जो पहले लिखा था वो क्या लिखा होगा। ठीक है, द मॉडिफिकेशन, ये जो मॉडिफिकेशन थे ये हमने पढ़ा। फिर जेम्स प्रिंसन थे जिन्होंने 1837 में जो अल्फ़ाबेट्स थे पूरे अशोका के वो दिए। मतलब जैसे कि मान लो अशोका ऐसे ए लिखते हैं तो उन्होंने बताया कि ये ए लिखा हुआ है, अशोका ऐसे बी लिखते हैं तो उन्होंने बता दिया कि ये बी लिखा हुआ है। ऐसे उन्होंने पूरी चीज़ जो है वो बताई। ठीक है, अशोका के इंस्क्रिप्शन हमको बहुत जगह पे मिले जिनको हम एडिक्ट्स कहते थे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर ऐसे होते थे जिसमें ये लिखा होता था कि ये राजा का ऑर्डर है या ये राजा का मन है, ऐसा कर दो। मतलब कि जैसे राजा ये चाहते हैं कि देश में खुशहाली रहे, ठीक है, तो ये ऑर्डर नहीं है, ये राजा का मन है। ठीक है, कि राजा ये चाहते हैं, डिज़ायर। और अगर राजा ये कहता कि मैं ये फोर्स कर रहा हूँ कि अगर यहाँ किसी ने लड़ाई की तो मैं उन लोगों को जेल में बंद कर दूंगा, तो वो क्या है? वो ऑर्डर है। ठीक है, तो जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है वो कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। एक क्या है जो हमको ये बताता है कि जो राजा का डिज़ायर था आई एम सॉरी, और दूसरा है वो ये बताता है कि राजा का क्या ऑर्डर था। ठीक है, और ये जो ऑर्डर्स थे, ये जो इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, वो सिर्फ राजा के सब्जेक्ट्स के लिए नहीं थे, सिर्फ जनता के लिए नहीं थे, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थे। अगर आप अशोका धम्मा के बारे में पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी थी एकदम पब्लिकली, ताकि हर इंसान पढ़ सके और हर इंसान उनके धर्म को फॉलो कर सके। जो कि ये नहीं था कि शंकर जी को पूजो या बुद्धा को पूजो या रहीम को मानो, ऐसा नहीं था। उनका धर्म ये था ह्यूमैनिटी को मानो। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए था। ठीक है, फिर उसके बाद हमको इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडो ग्रीक, साका का क्षत्रपास और जो कुशनास होते थे, ठीक है, इन लोगों के भी हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इनसे हमको सोशल और रिलीजियस वेलफेयर एक्टिविटी के बारे में पता चलता है। क्षत्रपास, ठीक है। फिर उसके बाद हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं रुद्रमा देवी के, जो संस्कृत में लिखे हुए हैं 2nd सेंचुरी एडी में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अर्ली एग्जाम्पल है संस्कृत इंस्क्रिप्शन के, क्योंकि जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे वो संस्कृत में नहीं थे, वो पाली में थे, वो प्राकृति में थे और वो 1-2 और लैंग्वेजेस में थे, पर संस्कृत में नहीं थे। ठीक है, तो अगर हमको पहला इंस्क्रिप्शन मिला रुद्रमान का जो 2nd सेंचुरी में था, इससे हमको क्या समझ में आता है कि संस्कृत तब तक क्या हो गई होगी? प्रोमिनेंट हो गई होगी। ठीक है, पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन इलाहाबाद डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता। एक बार जब अशोका ने इंस्क्रिप्शन शुरू कर दिए तो फिर समुद्रगुप्ता लोगों ने भी इंस्क्रिप्शन फॉलो किए। तो समुद्रगुप्त जो थे उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनवाया,
वो कहाँ लगवाया? इलाहाबाद में, जिसको हम अभी क्या कहते हैं? इलाहाबाद। आई एम सो सॉरी, इलाहाबाद यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज में एक पिलर रखवाया, वो समुद्रगुप्त ने रखवाया था, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। ठीक है, जो एपिग्राफ्स होते हैं गुप्ता पीरियड के, वो हमको जीनोलॉजी ऑफ किंग शो करते हैं, मतलब कि कौन से राजा के पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनके बच्चे कौन थे, इन सब के बारे में बताता है। उनके अचीवमेंट और कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताता है, मतलब राजा ने कहाँ युद्ध लड़ा, कहाँ जीता, कहाँ और हमेशा जीतने की बात होती थी, हारा नहीं। कभी राजा ये नहीं बताता था मैं हार के आया हूँ, राजा हमेशा ये बताता था मैं यहाँ जीत के आया हूँ, मैं यहाँ जीत के आया हूँ, क्योंकि अगर वो हार के आता था तो या तो वो मर जाता था, या तो वो बंदी बना लिया जाता था, या तो वो भाग जाता था। और तीनों ही केसेस में उसके इंस्क्रिप्शन नहीं लिखे जा सकते जब तक वो दोबारा राजा ना बने, और दोबारा राजा बनने के लिए उसको जीतना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमेशा हमेशा जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो ज़्यादातर राजा की बड़ाई कर रहे होते थे। ठीक है, फिर हो गया, ये ट्रेंड ही बन गया। फिर एहोल्स जो इंस्क्रिप्शन है वो चालुकास किंग का, जो पुलकेशिन सेकंड है, उनकी जो डायनेस्टी जीनोलॉजी है और अचीवमेंट है उसके बारे में बताता है। गॉलर का जो इंस्क्रिप्शन है राजा भोज के बारे में, वो फुल अकाउंट्स देता है उनके बच्चों के अचीवमेंट के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, सबके अचीवमेंट के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूमेस्टिक्स में। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनको माना जाता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? कॉइन के बारे में, ज़्यादातर कॉइन्स के बारे में। ठीक है, बिल्डिंग्स के बारे में, रोड्स के बारे में, सबके बारे में, पर ज़्यादातर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स फाइंड इन अ सिस्टमैटिक एग्जीबिशन आर लेस इन नंबर। ठीक है, तो बहुत कम हमको कॉइन मिले हैं, पर वो बहुत वैल्यूएबल है क्रोनोलॉजिकली सेट करने के लिए, कल्चर के वे में पता करने के लिए। ठीक है, क्यों? जैसे मान लो मेरे को पहले मिला कि गुप्ता साम्राज्य का हमको कॉइन मिल गया, मेटल्स की हम एज निकाल सकते हैं कि वो कितने साल पहले बना था। ठीक है, तो उससे हमको क्रोनोलॉजिकली पता चल गया कि चलो ये बना, ये जो कॉइन है ये 2000 साल पहले बना था। ठीक है, मान लो हमको मिला कि समुद्रगुप्त का जो कॉइन है वो 2000 साल पहले बना था। उसके बाद हमको पता चला कि जो अशोका का है वो 5000 साल पहले बना था। तो हम समझ जाएंगे क्रोनोलॉजिकल वे में कि पहले अशोका आए होंगे, उसके बाद समुद्रगुप्त आए होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जो अर्लियर कॉइन थे उनको पंच्ड मार्क कॉइन कहा जाता था। पंच्ड मार्क कॉइन का क्या मतलब होता है? जैसे तुम ने कॉइन लिया, ठीक है, उसके ऊपर एक पेज रखा, ठीक है, और उसके बाद उस पेज को बहुत प्रेस कर दिया कॉइन के ऊपर, तो वो जो पेपर होता है उसमें जो भी कॉइन में बना होता है वो उभर के आ जाता है ना। ऐसे ही पहले कॉइन बनाए जाते थे। एक हथौड़ा लिया जाता था, ठीक है, इस हथौड़े में कोई ड्राइंग बना दी, ठीक है, उसके बाद उसको एक मेटल शीट है, इसमें हथौड़े को मारा, तो क्या होगा? ये मेटल शीट में ये जो कॉइन के ऊपर जो ड्राइंग है वो उभर के आ जाएगी। इसको हम कहते थे पंच्ड मार्क्ड कॉइन। ठीक है, ये सिल्वर के होते थे या फिर कॉपर के होते थे। अब सोचो, पहले के ज़माने में सिल्वर और कॉपर के कॉइन चलते थे, है ना। अब लोग सिर्फ गहने बनाते हैं सिल्वर के, और कॉपर में सिर्फ पानी पीते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसका। क्यों? पहले बहुत रिच होते थे, हम अब थोड़े गरीब हो गए हैं। ठीक है, इन एडिशन टू दो सम गोल्ड पंच कॉइन ऑल्सो वर फाउंड, बट दे वेर वेरी रेयर। बहुत ज़्यादा जो रेयर थे, और इनका ऑथेंटिसिटी डाउटफुल है, मतलब ये किंग ने ही बनवाए थे कि किस लिए बनवाए थे पक्का नहीं पता, पर मिले थे। अब जो इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं वो भी हमको मिले हैं, वो सिल्वर और कॉपर के होते थे, और रेयरली किसके होते थे? गोल्ड के। रेयरली मतलब बहुत कम ऐसा मिलता था जो गोल्ड के हैं। ये कनिष्कास के जो कॉइन्स हैं, देखो इसमें तुमको बुद्धा दिख रहे होंगे अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। क्यों? क्योंकि जो बुद्धा थे वो कनिष्का जो थे वो बुद्धा को बहुत फॉलो करते थे। ठीक है, ये भी मोस्टली गोल्ड एंड कॉपर के होते थे जो कनिष्का के कॉइन है, रेयरली सिल्वर के होते थे। गुप्ता इशूड देयर कॉइन मोस्टली ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, बट द कॉइन्स आर न्यूमरस, मतलब बहुत सारे मिले थे आपको कॉइन्स। ठीक है, अगर आपको गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं, देखो एक चीज़ याद रखना, अगर आप कहीं जाओ और आपको गोल्ड के कॉइन मिले तो समझ जाना वो देश बहुत रिच है। अगर आप कहीं जाओ जहाँ पे आपको कॉइन ना मिले, मेटल्स ना मिले, तो आपको समझ जाना चाहिए वो देश इतना रिच नहीं है, वहाँ का जो मेटल्स है वो कम हो चुका है। ठीक है, जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, दे वेर सिंबल ऑफ द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया, उनको अर्लीस्ट कॉइन माना जाता है। ईच सिंबल इज पंच सेपरेटली विथ समटाइम ओवरलैप ऑन ईच अदर, कभी कभी ओवरलैप हो जाते थे। जो पंच मार्क्ड कॉइन है वो पूरी कंट्री में मिले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम तक्षशिला टू द मगध टू मैसूर, एवरी फर्दर साउथ।
इवन फर्दर साउथ, मतलब हर जगह पे आप देखोगे तो आपको ये 5 मार्क वाले मिले हैं। दे डू नॉट बेयर एनी इंस्क्रिप्शन और, ठीक है, कोई भी उनमें इंस्क्रिप्शन नहीं हुआ करता था। जो इंडो ग्रीक कॉइन्स थे, दे वर ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर थे, ठीक है, उनमें पोर्ट्रेट बनाई गई थी किंग्स की, ठीक है, और रियल पोर्ट्रेट्स और रिजर्व समटाइम्स ऑफ द देती, मतलब कभी कभी क्या होता था, कभी कभी किंग का जो है वो बनाया जाता था, किंग का पोर्ट्रेट बनाया जाता था, और कभी कभी क्या करते थे, देती का बनाया जाता था, मतलब देवी देवताओं का जो है वो उनकी जो पोर्ट्रेट है वो बनाया जाता था, ठीक है। और जो साका परिथान्स जो हैं, इनके बारे में भी हमको कॉइन से पता चला है। ये तो हमने पढ़ लिया कि जो कनिष्का के कॉइन थे मोस्टली ऑफ गोल्ड के थे, फिर कॉपर के थे, विच वेयर फाउंड इन द मोस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में हमको मिले हैं, बिहार तक हमको मिले हैं। जबकि ये यहाँ साइड थे, किस साइड पे, मतलब अपने गुजरात के ऊपर वाला जो साइड है वहाँ पास से इनकी एंट्री हुई थी ऑलमोस्ट। किंग हिमसेल्फ कॉल्ड हिम महेश्वरा, ठीक है। महेश्वरा का मतलब क्या होता है, देखो जो पहले के तुमको अगर तुम कॉइन देखोगे, कॉइन कह रही हूँ, मतलब पहले की तुम मंदिरों के नाम देखोगे तो हमेशा क्या होता था, किंग का नाम होता था, जैसे किंग का नाम एक्स है, ठीक है, और उसके बाद लगा देते थे ईश्वरा, मतलब उसको किंग को हमेशा क्या करते थे, किंग को हमेशा भगवान के बराबर शो करते थे, भगवान और किंग में रिलेशन शो करते थे। क्यों? क्योंकि लोग मानते थे भगवान बहुत अच्छे हैं, और जो किंग जो है वो अगर भगवान को फॉलो करता है तो वो किंग बहुत अच्छा है, वो भगवान के बराबर है, ये चीज़ मानते थे, ठीक है। और इन चीज़ों को कॉइन में भी दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। जो कनिष्का के कॉइन थे उसमें बहुत सारी इंडियन गॉड और गॉडनेस के बारे में बताया गया था, विथ पर्शियन एंड ग्रीक डेटीज। मतलब जो कनिष्का के कॉइन्स थे, अभी हमने बुद्धा के बारे में देखा कि उन्होंने बुद्धा का जो है वो पोर्ट्रेट बनवाया था अपने कॉइन में, पर ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बुद्धा का था, वो सारे देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो बनवाया करते थे। इवन जो ग्रीक और पर्शियंस गॉड हैं उनके चित्र बनवाया करते थे। गुप्ता सक्सीडेड कनिष्कास, ठीक है, कनिष्का के बाद गुप्ता आए, उन्होंने ये जो इम्प्रिंटिंग थी ये जारी रखी, ठीक है, और इन्होंने इंडियलाइजेशन देयर कॉइन, ठीक है। जो किंग एक्टिविटीज़ लाइक, और जो किंग की पोर्ट्रेट होती थी, जो किंग अपनी पोर्ट्रेट्स बनवाते थे, अब उसमें ये तो दिखाएंगे नहीं कि वो सो रहे हैं, ये भी नहीं दिखाते थे कि वो कुछ ऐसी कायरतापूर्ण काम कर रहे हैं, वो हमेशा क्या दिखाते थे, जैसे वो लॉयन को मार रहे हैं, राइनासोरस को मार रहे हैं, ठीक है, ऐसे हमेशा, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं या फिर परफॉर्म कर रहे हैं कुछ। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर रिलेटेड होता है गुप्ता पीरियड से, क्यों? क्योंकि गुप्ता पीरियड में जो म्यूज़िक था, जो थिएटर था, ये अपने डूम में था। गुप्ता पीरियड वाले लोग जो थे वो बहुत इस चीज़ को एनकरेज करते थे। तभी एक क्वेश्चन भी आया था कि गुप्ता पीरियड के को में म्यूज़िक और क्राफ्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि गुप्ता पीरियड में जो ये क्राफ्ट था, जो म्यूज़िक था, वो बहुत ज़्यादा अपनी चरम सीमा में था, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। वैसे हमको 70 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मतलब अभी जितना किया है उसका 10 गुना, ठीक है। तो देखते रहिए। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।